हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरेज। और एक्सरे जो टॉपिक है ये आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में भी पूछा जाता है। वहाँ पर मतलब आपसे सारे इसके यूजेस किस किस तरह के एक्सरेज होते हैं वो डिस्कशन होता है। हालांकि मैंने मॉडर्न फिजिक्स में वो नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि मैं एक्सरे यहाँ पर पूरा आपको कंप्लीट जो है एलोबरेट करने वाला हूँ। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि एक्सरेज क्या होता है, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, ब्रैग्स डाइफ्रैक्शन लॉ क्या होता है उसको हम देखेंगे, उसके क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखेंगे। फिर हम इस जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। उसके पहले हम एक्सरेज के टाइप्स, उसके प्रोडक्शन, मतलब कौन कौन सी एक्सरेज होती है, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, क्लासिफिकेशन भी आप उसको बोल सकते हो, इनके क्या क्या यूजेस हैं, मोजलेज जो लॉ है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो मॉडर्न फिजिक्स का भी टॉपिक होता है, तो आपको कई बार अगर आप मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी आपको एक्सरेज के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आपको ये क्वेश्चंस कॉमनली मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सरेज की बात करता हूं तो एक्सरेज का यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर हम जो यूज करते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इसका यूज है कि डायफ्रैक्शन इफेक्ट इन क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टल के अंदर डायफ्रैक्शन इफेक्ट, क्रिस्टल के अंदर डायफ्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करने का इसको हम यूज करते हैं। डायफ्रैक्शन क्या होता है, हमारे पास जो ऑप्टिक्स है उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, एक पढ़ते हैं हम डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन यदि हमें क्रिस्टल के अंदर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम एक्सरे यूज करते हैं। सवाल यह है कि हम एक्सरे ही यूज क्यों करते हैं, बाकी अलग अलग रेज क्यों यूज नहीं करते। तो देखो, जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो हमने शुरुआत में बात की थी कि मान लो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। अब मैं यहाँ पर आपको ये दोनों एटम्स बहुत दूर दूर दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल में हमने ये भी बात की थी कि बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इनकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इनकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो इन दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस है वो केवल और केवल एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो ही कंपेरेबल होती है इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं विजिबल लाइट की या अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ की बात करूं तो विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से जब वो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो जो ऑप्टिक्स के फिनोमेना होते हैं, ऑप्टिक्स के फिनोमेना, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमेना वो शो करने लग जाती है। तो इससे क्रिस्टल के अंदर डिफ्रैक्शन का हमें नहीं पता लगता। वहीं अगर इसकी जगह मैं गामा रेज का यूज करूं तो गामा रेज जो है वो एक्स रेज के कंपैरिजन में क्या होती है, छोटी होती है, यानी कि उनकी वेवलेंथ एक्स रे से भी कम होती है। मींस कि इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है उससे भी डिफ्रैक्शन की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है उससे भी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाता है। उससे भी वेवलेंथ कम होगा तो क्या होगा, अब जैसे ही इस वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाली जो गामा रेज है जब वो इस बीच में टकराएंगी तो वो छोटे छोटे एंगल्स पर क्या हो जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइट अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हो जाए, अपने पाथ से वो किसी दूसरे कोण पर मुड़ जाए, एंगल पर मुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमेना कहते हैं। तो अगर वेवलेंथ छोटा हुआ, वेवलेंथ छोटा हुआ तो क्या होगा कि जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो छोटे छोटे बनेंगे जिनको मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम गामा रेज का भी यूज नहीं करते। बच गई कौन सी, एक्स रेज। एक्स रेज के केस में क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो दोनों एटम्स के बीच के जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है उसके कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल होती है तो इसके जो डिफ्रैक्शन एंगल है उसको मेजर करना आसान होता है, इसलिए ही हम एक्स रेज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसकी वेवलेंथ निकालूं तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, अगर जो एक्स रेज की एनर्जी है, एनर्जी कितनी, एच न्यू, और अगर एक सर्टेन वोल्टेज के लिए मैं बात करूं तो सर्टेन वोल्टेज के लिए एनर्जी होगी ई इंटू वी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और वी मतलब वोल्टेज। तो यहां से इस फॉर्मूला से अगर मैं वेवलेंथ निकालता हूं और वोल्टेज मैं ले लेता हूं 10 किलो वोल्ट, तो यहां से वेवलेंथ का फॉर्मूला मेरे पास आता है 1.24 आर्मस्ट्रॉन्ग। और यदि इस वेवलेंथ को कंपेयर करें NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल की एटॉमिक स्पेसिंग से, NaCl क्रिस्टल की एटॉमिक स्पेसिंग से इस वेवलेंथ को कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करने पर पता लगता है कि ये इसके कंपेरेबल है। यहाँ पर ये 2.8 है और ये लगभग कितना आ रहा है, 1.24, तो ये कंपेरेबल आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ भी मिल जाता है कि एक्स रेज जो हैं उनकी वेवलेंथ वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के कंपेरेबल होती है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। फिर जो यहाँ पर ये सब मैंने लिख दिया है, जो मैंने बोला है, तो वो आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में उतार सकते हैं। तो जब हम एक्स रेज को किसी क्रिस्टल के ऊपर गिराते हैं, है ना, जब कोई इंसिडेंट लाइट बीम, जब एक्स रेज लाइट बीम के फॉर्म में आ रही है, किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से हमने एक्स रेज को जनरेट किया है और वो लाइट बीम के फॉर्म में आ रही है और उन्हें किसी क्रिस्टल पर गिराया जाता है। ठीक है, उन्हें किसी क्रिस्टल पर गिराया जाता है तो क्या होगा, क्रिस्टल जो है वो एटम से मिलकर बना है।
क्रिस्टल किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट के ऊपर क्या रखें? एटम्स रखें। तो जब एक्स रेज उन एटम्स से हिट करती है तो वो एटम अपनी जगह पर पड़े पड़े वाइब्रेट करना चालू कर देता है। एटम अपनी पड़े जगह पर पड़े पड़े वाइब्रेट करना चालू करता है तो यहाँ से जो एक्स रेज है वहाँ उसका डायफ्रैक्शन होता है और वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करना चालू हो जाता है। वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने की वजह से वहाँ पर एक सेकेंडरी सोर्स बनता है। अब ये जब डिफ्रैक्ट होती हैं, यहाँ से तो अलग अलग ये इस तरह से यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, डिफ्रैक्ट हो गई। अब अगर ये जो वेवलेंथ है और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, अगर वेवलेंथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि ये दोनों जो जितनी भी डिफ्रैक्टेड रेज हैं, एक्स रेज हैं, वो सेम फेज में आ जाती हैं, है ना, सेम फेज में आ जाती हैं। और अगर ये कंपेरेबल हो जाती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और क्या इसकी वेवलेंथ, तो ये अगर कंपेरेबल हो जाती है तो ये आउट ऑफ फेज हो जाती है। आउट ऑफ फेज होते ही यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग इंटेंसिटीज बनती है, मतलब कहीं पर आपको मैक्सिमम की कंडीशन मिलती है और कहीं पर आपको मिनिमा की कंडीशन मिलती है। इंटरफेरेंस होता है तो अलग अलग जगह पर कहीं पर मैक्सिमा और कहीं पर मिनिमा की कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर पाते हैं कि डायफ्रैक्शन यहाँ पर की जो वैल्यू है डी की, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, उसकी वैल्यू हमें मेनली निकालनी होती है। फिर हम बात करते हैं ब्रैग्स लॉ की। तो ब्रैग्स लॉ क्या होता है? ब्रैग्स एक साइंटिस्ट का नाम था, ब्रैग्स, जिन्होंने जो एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसको हम नाम देते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी? हमने यहाँ पर कोई क्रिस्टल ले लिया, उस क्रिस्टल में हमने पैरेलल प्लेन्स कंसिडर कर लिए। तो ये 3 पैरेलल प्लेन्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, एक है P, एक है Q और एक है R। इनके बीच की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया D। यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट है, इसको मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दूँ, मान लो XY लिख दूँ, नहीं X तो X रे है, इसको मैं 1 2 लिख देता हूँ। तो ये 1 2 जो आपको लाइट आती हुई दिख रही है एक्स रेज है। एक्स रेज जो है वो प्लेन पर गिरी, एक अपर प्लेन पर और ये मिडिल वाले प्लेन पर गिरी है और ये सेम एंगल पर पड़ी है आकर, है ना, दोनों पैरेलल आ रही हैं। तो ये यहाँ पर जो ग्लैंसिंग एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो है वो कितना है? थीटा है, और यहाँ पर भी थीटा है। तो यहाँ से जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है या जो हाइगन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर ये वापस लौट रही है। तो ये यहाँ से डायफ्रैक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई और ये जो बाहर जा रही है C और F है। तो अगर मेरे को इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई? यहाँ तक ये डिस्टेंस तो सेम है दोनों की, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो इन दोनों के बीच जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रही है वो ये वाली डिस्टेंस आ रही है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ G और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ E और इसको दे रहा हूँ H, तो ये GE प्लस EH यहाँ पर क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। तो इस पाथ डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने क्या किया? B से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर BG और सिमिलरली B से एक परपेंडिकुलर डाल दिया BH। दो अलग अलग ट्राइंगल बनाए मैंने, एक बनाया BGE। तो BGE ट्राइंगल बना कुछ ऐसा, तो ये बना B, ये G और ये E और ये एंगल है थीटा, ये है 90। सिमिलरली एक एंगल बना होगा BHE, तो ये बना BHE, ये ट्राइंगल बना। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके मैंने वैल्यू निकाली सबसे पहले EH की और फिर उसी तरह से मैंने वैल्यू निकाली GE की। तो GE की वैल्यू निकालोगे तो वो आया BE साइन थीटा। अब BE मतलब ये दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस जो कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कितना लिख रहे हैं? D लिख रहे हैं। तो ये कितना हो गया? D साइन थीटा। इसी तरह से EH की वैल्यू कितनी हो गई? D साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस डेल किसके बराबर हो गया? 2D साइन थीटा। किसके बराबर हो गया? 2D साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो n लैम्डा, जहां पर n क्या होता है? इंटीजर, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 2 3 and 0, मतलब फ्रैक्शन में ना हो, उसकी वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से कोई वैल्यू चले। तो ये जो इक्वेशन बन के आती है, इस इक्वेशन को कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, है ना, और इस लॉ को हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ, और ये जो इक्वेशन बनती है इसको हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। अब इस ब्रैग्स इक्वेशन के या ब्रैग्स लॉ का फिनोमेना क्या है? तो ये जो है सिमिलर है ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन, है ना, ये ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन के सिमिलर होता है विद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जिस तरह से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर, ग्रेटिंग एक फिनोमेना होता है डायफ्रैक्शन में, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग।
जिस तरह से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है। पर ग्रेटिंग के अंदर क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर बहुत सारी लाइंस बनाई जाती है, तो यहाँ पर वो बहुत सारी लाइंस का काम कौन कर रहे हैं, बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स वो बहुत सारी लाइंस का काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस यहाँ पर होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बना है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, तो ये डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी देगा केवल और केवल लैम्बडा और डी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पर, ठीक है। लैम्बडा और डी की, लैम्बडा ये हो गया और डी ये हो गया, इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पर और थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यूज पर, थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यूज पर ये डिफ्रैक्शन इंटेंसिटीज की हमें वैल्यू देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर वैल्यू पर हमें ये सही आंसर दे रहा है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी लैम्बडा की, डी की और थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यूज होंगी जहां पर ये हमें प्रॉपर आंसर कर रहा होगा, है ना। तो ये इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। n बराबर 1 हो तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन, n बराबर 2 हो तो हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर, n बराबर 3 हो तो हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। तो इस तरह से ये आगे कंटिन्यू होता रहता है। क्वेश्चंस कैसे बनता है एग्जाम में, इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर बोला सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन। सेकंड ऑर्डर नाम सुनते ही आपको पता लग जाना चाहिए n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ऑफ एक्सरे ऑफ 0.2 नैनोमीटर वेवलेंथ, है ना। लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.20 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब है 10 पावर -2, 10 पावर -9। ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज फाउंड टू अकर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द लेटिस प्लेन्स, तो फॉर्मूला लगेगा आपका 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। 2d आपको निकालना है sin 30 डिग्री, सेकेंड ऑर्डर तो n की वैल्यू 2, लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, नैनो है तो 0.20 इंटू 10 पावर -9। साइन 30 डिग्री 1/2 आएगा तो d की वैल्यू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा ये 0.40 इंटू 10 पावर -9। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 440/100 इंटू 10 पावर -9। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ऑप्शन हो गया सी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जेस्ट के एग्जाम में आया हुआ है 2012 क्वेश्चन में, 2012 में। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एक्सरे दैट कैन अंडरगो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इन अ क्रिस्टल फॉर अ गिवन फैमिली ऑफ प्लेन्स ऑफ स्पेसिंग d इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है और हमें पूछा है अंडरगो ब्रैग डिफ्रैक्शन इन अ क्रिस्टल फॉर अ गिवन फैमिली ऑफ प्लेन स्पेसिंग d इज। तो d की वैल्यू पूछिए 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया कि जो साइन थीटा है उसमें थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। भाई लॉन्गेस्ट का मतलब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे, तो 2d, तो ये कितना हो जाएगा 2d साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो 2d इक्वल्स टू n लैम्बडा, ठीक है। एक्सरे दैट कैन अंडरगो ब्रैग डिफ्रैक्शन इन अ क्रिस्टल फॉर अ गिवन फैमिली ऑफ प्लेन, और n की वैल्यू आप ले लो 1, तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा 2d। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, 2d हो गई, तो आंसर कितना आ गया 2d। ये क्वेश्चन भी आया है BHU 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ कॉपर मेटल वाज मेजर्ड विद एक्सरे रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1.315 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ जो है वो कितनी है, 1.315 आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट ऑर्डर है n इक्वल्स टू फर्स्ट। पीक वाज फाउंड एट 2 थीटा इक्वल्स टू 50.5 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 25.25, है ना, 25.25 ये थीटा की वैल्यू हो गई। उसके बाद हमें स्पेसिंग पूछा है तो फॉर्मूला यूज कर लो 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो यहाँ से 2d ये कितना हो जाएगा sin 25.25 डिग्री n1 और लैम्बडा की वैल्यू 1.315 और इंटू 10 पावर -10। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा, मैं कैलकुलेशन मेरे पास पहले से लिखी हुई है तो उससे डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना। तो ये आंसर आएगा 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा एक्सरे डाइफ्रैक्शन। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन क्या है, ये जिस तरह के मैंने न्यूमेरिकल कराए उस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। गामा रेज का यूज़ क्यों नहीं होता, या जो एक्सरे है उसी का यूज़ क्यों होता है। एक्सरेज जो है वो सिंपल
जो डिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन, उससे अलग क्यों है। फिर ये पूछ लिया कि एक्स रेज जो है, जो ब्रैग्स लॉ पूछा है आपसे, ब्रैग्स लॉ में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। इसके बाद हम एक्स रेज का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, मॉजलेज लॉ को देखेंगे और फिर उसके उनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है एक्स रेज में, बहुत ही आसान सा है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है लाउज मेथड, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम जो ये एक्सरे डायफ्रैक्शन है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।